इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो एक लड़की के बेड के नीचे छुप जाता है और फिर वो लड़की रात को अपने हस्बैंड के साथ जो भी कार्यक्रम करती है वो लड़का उन्हें छुपकर देखता रहता है। अब ये लड़का कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है अंडर योर बेड और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है और हम मित्सुई नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी लड़की के घर में उसके बेड के नीचे छुपा हुआ था। वो उस लड़की के पैरों को नीचे से देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और वो उस लड़की को बेड पर फेंक देता है। तभी मित्सुई उन दोनों के कपड़े उतरते हुए देखता है और फिर वो देखता है कि उसके ऊपर वाला बेड जोर जोर से हिल रहा है। वो लड़की दर्द से बहुत चिल्ला रही होती है जैसे कि उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। अब यहाँ से सीधा कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब मित्सुई स्कूल में था। स्कूल में मित्सुई का कोई भी दोस्त नहीं था और वो हमेशा अकेला ही रहता था क्योंकि स्कूल में सभी लोग उसे इग्नोर करते थे और उसके होने या ना होने से किसी को कोई मतलब नहीं था। अब ऐसे ही टाइम बीतता है और मित्सुई कॉलेज पहुंच जाता है। फिर एक दिन क्लास में मित्सुई का टीचर उससे एक क्वेश्चन पूछता है जो उसे पता नहीं था। तभी पीछे से उसे चिहिरो नाम की एक लड़की आवाज लगाती है और उसे अपनी नोटबुक देती है। अब ये देखकर मित्सुई को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे पहले उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किसी ने नहीं किया था। फिर क्लास के बाद मित्सुई घबराते हुए चिहिरो से कॉफी के लिए पूछता है जिसके लिए चिहिरो भी हाँ बोल देती है। इसके बाद कॉफी पीते हुए चिहिरो मित्सुई से उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है जिस पर वो बोलता है कि उसे ट्रॉपिकल फिशेस बहुत पसंद है और उसका पूरा घर एक्वेरियम से भरा हुआ है। वो चिहिरो को बोलता है कि वो उसके घर में भी एक एक्वेरियम सेट कर सकता है जिसके लिए चिहिरो भी मान जाती है। फिर अगले दिन मित्सुई चिहिरो के घर पर एक्वेरियम सेट करने के लिए जाता है पर उसे वहाँ पर चिहिरो नहीं मिलती। इसके बाद कहानी 11 साल आगे शिफ्ट होती है जहां हमें पता चलता है कि मित्सुई आखिरी बार चिहिरो से उस कैफे में मिला था और उसके बाद से वो आज तक चिहिरो से कभी नहीं मिला। पर वो अभी भी चिहिरो को भुला नहीं पाया है और आज तक उसे ही ढूंढ रहा है। फिर ऐसे ही एक दिन उसे कुछ डिटेक्टिव्स की मदद से चिहिरो का पता मिल जाता है जिसको पाकर वो बहुत खुश होता है। पर इसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि चिहिरो की अब शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। अब मित्सुई तुरंत ही उसके घर की तरफ निकल जाता है और उसके घर के बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगता है। और फिर जब चिहिरो अपने घर से बाहर आती है तो वो काफी कमजोर और उदास दिख रही थी। वो मित्सुई के पास से निकल जाती है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। अब मित्सुई उसे देखकर हैरान हो जाता है कि इन 11 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चिहिरो की ऐसी हालत हो गई। इसलिए मित्सुई डिसाइड करता है कि वो चिहिरो को पहले की तरह खुशमिजाज बनाएगा। इसके लिए वो उसके घर के ही सामने एक एक्वेरियम शॉप रेंट पे लेता है और उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर वो रहने भी लगता है। वो अपने रूम की दीवार पर चिहिरो की एक फोटो लगाता है और साथ ही वो वहाँ पर चिहिरो की एक ड्रेस पहनी हुई डमी को भी रखता है क्योंकि मित्सुई जब उस डमी को छूता है तो उसे लगता है कि चिहिरो उसके पास ही है। फिर रात को मित्सुई एक टेलीस्कोप की मदद से चिहिरो पर नजर रख रहा था जो कि अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी। पर तभी अचानक उसके हस्बैंड के पिछवाड़े में चुल सी मचती है और वो चिहिरो को वहीं पर ही पीटने लग जाता है जिसको देखकर मित्सुई भी हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन मित्सुई चिहिरो के घर के बाहर जाता है जहां वो देखता है कि चिहिरो अपने हस्बैंड को ऑफिस जाते हुए गुड बाय बोल रही थी। अब उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कल रात उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था। पर जैसे ही चिहिरो मुड़ती है तो हम देखते हैं कि पीटने की वजह से उसकी एक आंख सूज गई थी। अब ये देखकर मित्सुई भी समझ जाता है कि चिहिरो और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अब इसके बाद से ही मित्सुई चिहिरो के घर के बाहर एक फूलों का गुलदस्ता और एक कार्ड रखा करता था जिसको चिहिरो रोज कूड़े में फेंक दिया करती थी। यहाँ तक कि उसे ये भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये सामान कौन भेज रहा है। फिर एक दिन चिहिरो मित्सुई की एक्वेरियम शॉप पर आती है जिसको देखकर मित्सुई बहुत खुश हो जाता है। वहाँ चिहिरो को एक फिश बहुत पसंद आती है पर वो फिश बहुत महंगी थी तो चिहिरो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी मित्सुई उसे रोकते हुए बोलता है कि आज हमारी शॉप की ओपनिंग है इसलिए हम अपने पहले कस्टमर को फिश फ्री में दे रहे हैं। ये सुनकर चिहिरो बहुत खुश हो जाती है और मित्सुई ने भी ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चिहिरो को उदास नहीं देख सकता था। इसके बाद मित्सुई चिहिरो के घर पर फिश टैंक फिट करने के लिए जाता है और फिर टैंक लगने के बाद चिहिरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर मित्सुई को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ चिहिरो किसी काम से दूसरे कमरे में चली जाती है और मित्सुई मौका देखकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और फिर कुछ देर बाद वो उस चाबी की कॉपी बनाकर उसे वापस उसी जगह रख देता है। इसके साथ ही वो एक लाइटर में माइक भी फिट कर देता है और वो उसे चिहिरो के बेडरूम में रख देता है ताकि वो उसके और उसके हस्बैंड के बीच की सारी बातें सुन सके। इसके बाद मित्सुई वापस अपने घर आ जाता है और फिर रात को जब चिहिरो का हस्बैंड वापस घर पर आता है तो उस माइक की मदद से मित्सुई को पता चलता है कि चिहिरो का हस्बैंड उसे बहुत मारता पीटता है। अभी सुनकर मित्सुई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है पर वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। फिर अगले दिन जब चिहिरो अपनी बेटी को घुमाने के लिए बाहर जाती है तब मित्सुई चुपके से उसके घर में जाकर फिश टैंक को साफ कर देता है और साथ ही वो लाइटर में माइक की बैटरी को भी चेंज कर देता है। अब ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन हम देखते हैं कि मित्सुई चिहिरो के घर में से सफाई करके बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि वो अपनी डुप्लीकेट चाबी तो चिहिरो के कमरे में ही भूल गया है। पर तभी वहाँ पर चिहिरो भी वापस अपने घर आ जाती है। अब मित्सुई के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो चाबी को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब मित्सुई को लगने लगता है कि रोज चिहिरो के घर पर ऐसे आना जाना ठीक नहीं है। इसलिए वो एक दिन पूरी तैयारी करके चिहिरो के घर पर जाता है और उसके बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर रात को जब चिहिरो का पति वापस आता है तो मित्सुई चिहिरो के साथ हो रही जबरदस्ती को उसके बेड के नीचे से महसूस करने लगता है। इसके बाद अगले दिन जब चिहिरो का हस्बैंड सोकर उठता है तो उसे वहाँ पर मित्सुई का भेजा हुआ एक कार्ड मिल जाता है
अभी देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और फिर वो चिहिरो को कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चिहिरो का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब मित्सुई भी ये सब देखकर रोने लगता है, क्योंकि चिहिरो की ये हालत उसी के ही भेजे हुए कार्ड की वजह से हुई थी। फिर आधी रात को जब चिहिरो का हस्बैंड सो जाता है, तब मित्सुई उसके बिस्तर के नीचे से बाहर निकलता है और भागता हुआ उसके बाथरूम में जाता है। वहाँ वो देखता है कि चिहिरो के हस्बैंड ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया है और वो बाथरूम में ही बेहोश पड़ी है। तभी मित्सुई उसे बाथटब से बाहर निकालता है और उसके शरीर को एक ब्लैंकेट से ढककर वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन जब चिहिरो उठती है तो वो अपने ऊपर रखे ब्लैंकेट को देखकर समझ जाती है कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद चिहिरो अपने बेडरूम में आती है और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अगर तुम मेरी बात सुन पा रहे हो तो प्लीज मेरी मदद करो। दूसरी तरफ मित्सुई भी चिहिरो की बातें सुन लेता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अगर इस बार चिहिरो के पति ने उस पर हाथ उठाया तो वो उसे मार डालेगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि चिहिरो के घर पर उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसको बताती है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो कभी भी लुढ़क सकते हैं। फिर रात को चिहिरो अपने हस्बैंड को ये सभी बातें बताती है और कहती है कि उसे अपने फादर से मिलने जाना है, पर उसका चूतिया पति उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मरने दो उस बुड्ढे को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सुनने के बाद चिहिरो को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने हस्बैंड को एक थप्पड़ मार देती है। तभी उसका हस्बैंड गुस्से में उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है, पर तभी वहाँ पर हम मित्सुई को देखते हैं जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और वो बहुत कोशिश करता है कि वो उसके हस्बैंड को मार डाले, पर वो ऐसा करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता और अपने घर आकर खुद को ही कोसने लगता है। वो गुस्से में खुद को ही इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि चिहिरो अपने बच्चे को लेकर इस शहर से बाहर जा रही है। ये देखकर मित्सुई उसका पीछा करने लगता है, पर तब तक चिहिरो वहां से जा चुकी होती है। इसके बाद चिहिरो एक होटल में जाकर रुकती है, जहाँ पर उसके हाथ में वही माइक वाला लाइटर था। चिहिरो को उस लाइटर में से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो चिहिरो उस लाइटर को खोलकर उसमें से माइक को बाहर निकाल लेती है। अब माइक को देखकर चिहिरो समझ जाती है कि इसी से ही वो अनजान आदमी उसकी मदद कर रहा है। तभी चिहिरो के रूम की घंटी बजती है और उसे लगता है कि शायद ये वही आदमी होगा जो उसकी मदद कर रहा है। पर जब चिहिरो गेट खोलती है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है और वो चिहिरो को पीटता हुआ वापस घर ले आता है और वो वहाँ पर भी उसे मारना शुरू कर देता है। चिहिरो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती है, पर वो इसमें नाकामयाब रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर मित्सुई आ जाता है और उसके हस्बैंड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। अब इससे पहले कि वो वापस होश में आता, मित्सुई उसका गला घोटकर उसे मार डालता है। वहाँ चिहिरो देखती है कि ये वही एक्वेरियम वाला आदमी है, पर वो उसे पहचान नहीं पा रही थी कि ये वही लड़का है जिससे वो 11 साल पहले मिली थी। फिर अगले दिन मित्सुई पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चिहिरो उससे मिलने उसके घर पर आती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, पर उसे वहाँ पर उसके कॉलेज की कुछ फोटोज मिलती हैं, जिसको देखकर उसे याद आ जाता है कि ये उसका क्लासमेट मित्सुई है। इसके बाद चिहिरो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और मित्सुई को उसका नाम लेकर बुलाती है। अब चिहिरो के मुंह से अपना नाम सुनकर मित्सुई बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।